हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम अगेन लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चनों को लिया है और ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फ्रेंड्स, पहले नंबर का क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीणा है वो विद्या की देवी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है और इसी को ही सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में दिया गया है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, ये क्या है? ये एक बुक है, यानी कि पुस्तक है। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अध्यक्ष हुए हैं उन सभी के भाषणों को संकलित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर है जी एन नटेशन। जी एन नटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? यानी कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है, सही मैच करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दिया है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में लाला लाजपत राय और इसके सामने दिया है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये हुआ है कि ये इधर शिफ्ट हो गया है। तो ये क्या होगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो लाला लाजपत राय ने जो की पुस्तक थी वो थी अनहैप्पी इंडिया। क्या थी फ्रेंड्स? अनहैप्पी इंडिया, यानी कि आपका एक हाथ दूसरा। लेकिन यहाँ पे मैच नहीं करना, ये पर केवल सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही है। दादा भाई नारोजी, तो यदि मैं दादा भाई नारोजी की बात करूं तो उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि पहले नंबर पर दिया है। रफीक जकारिया इंडिया, तो इनकी जो पुस्तक थी रफीक जकारिया की वो थी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यानी कि ये सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, इसमें दिया है इसके सामने गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, इंडियाज पार्टीशन। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस की थी जो फ्रेंड्स पुस्तक थी वो थी इंडियन स्ट्रगल। क्या थी फ्रेंड्स? इंडियन स्ट्रगल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रफीक जकारिया इंडिया की जो पुस्तक थी वो थी आपकी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। एक्चुअली ये इंडिया इधर आ गया है, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये कंप्लीट है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हैदराबाद रियासत थी उसमें सैनिक कार्रवाई की गई थी और सैनिक कार्रवाई जो की गई थी उसी को बोला गया था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो का जो मेन पर्पज था वो था कि हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करना। तो ये हुआ था कब? ये हुआ था आपका 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य। तो इस ड्यूरेशन के मध्य जो चला गया ऑपरेशन था वो ऑपरेशन को बोला गया था ऑपरेशन पोलो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि पूछा गया है नहीं है। विशेष तौर से जब भी क्वेश्चन में नहीं है पूछा जाए तो आपको सतर्क होकर आंसर करना है, क्योंकि इसके गलत होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका मतलब यहाँ है कि एक ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं होगा, बाकी सभी ऑप्शंस सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहले ऑप्शन में आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या दिया गया है पहले ऑप्शन में कि बक्सर का जो युद्ध है वो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका 1764, जो कि आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है सहायक संधि। सहायक संधि की जो डेट दी गई है वो दी गई है 1863। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए तथा फ्रांसीसी भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजनी ने सहायक संधि को 1798, ये नोट डाउन करने वाली डेट है 1798। तो 1798 में क्या किया था? सहायक संधि को शुरू किया था, आरंभ किया था। तो यहाँ पर इसमें दिया है 1863, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो एकाधिकार 1833 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसमें दिया है ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, तो ये 1813 में खोला गया था। तो हमारा जो मैच नहीं कर रहा है, सुमेलित नहीं है, वो है सहायक संधि। सहायक संधि एग्जैक्ट डेट है 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील जहां स्थित है वह है, यानी कि वो चिल्का झील किस तट पर स्थित है, ये स्पेशली पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चिल्का झील है, सबसे पहले इसको बोला जाता है कि ये खारे पानी की झील है। सेकंड, इसको हम लैगून झील के नाम से भी पुकारते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये स्थित है, ये है आपका यानी कि उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर। तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। और कहाँ पर है? महानदी के मुहाने पर स्थित है। और फ्रेंड्स, इसी के विषय में पूछा गया जो क्वेश्चन है, इसका जो तट है वो उस तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट, जो कि उड़ीसा के अंडर है। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह प्रथा को मानता है, यानी कि कौन सी जो जनजाति है वो बहुपति विवाह प्रथा को मानती है। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जो राइट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा तो वो है आपकी टोडा जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में घाटी दी गई है और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं, और हमें बताना है यानी कि सुमेलित करना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो सुमेलित करना है वो हमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सूची 1 है, सूची 1 में क्या दिया है? मूर्खा यानी कि मरखा घाटी। मरखा घाटी का संबंध किससे है? तो मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा कि जो मरखा घाटी है वो शुरू में यानी कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जब से यूटी बना है यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से, तो मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंडर आ गई है। तो यहाँ पर मरखा घाटी का जो संबंध होगा, यहाँ पर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका इसमें दिया है 3 जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी फिलहाल में किसके अंडर है? लद्दाख के अंडर है। जुकू घाटी, और तो जुकू घाटी की मैं बात करूं तो जुकू घाटी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आती है नागालैंड में जूफू श्रेणी के अंतर्गत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो मैच करेगा जुकू का वो करेगा ऑप्शन नंबर 4। अभी यदि मैं सांगला की बात करूं, सांगला घाटी की मैं बात करूं तो सांगला घाटी किससे मैच करेगा? तो सांगला घाटी मैच करता है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अभी यूथांग घाटी की यदि मैं बात करूं तो यूथांग घाटी है, ये गंगटोक यानी कि सिक्किम की राजधानी, जो कि सिक्किम की राजधानी है, यानी कि वहाँ पर है, तो इसका मैच करेगा सिक्किम से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे आप, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 हमारा मैच कर रहा है। 3 4 2 1 एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 3, उसके बाद में आपका आएगा 4, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा। तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, और इसमें हमें बताना है कि सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये मैचिंग द फॉलोइंग में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, बल्कि 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनको करना बहुत ही आसान होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका जो दिया गया है वो दिया गया है इसमें क्वेश्चन में कि जो सूची 1 है उसमें यानी कि देशों के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में जो हमारे टाइफून्स हैं यानी कि चक्रवात हैं, तूफान हैं, उनका नाम दिया गया है, यानी कि किस देश में, पर्टिकुलर किस देश में तूफान का क्या नाम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है, तूफान आता है? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में जो आता है वो आता है आपका विली विली। क्या नाम है फ्रेंड्स? विली विली। विली विली यानी कि ऑप्शन ए का जो मैच कर रहा है वो 2 में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए का, यानी कि ऑप्शन ए में जो मैच कर रहा है वो 2 से कर रहा है, तो 2 केवल इसी में ही है, यानी कि एक ही में हमारा 2 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम 100% इस पर श्योर हैं तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो 9 का बी ही आंसर होगा। अभी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चाइना का बात दिया गया है बी का 3 में,
यानी कि चाइना में क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। भारत में क्या बोला जाता है, भारत में चक्रवात बोला जाता है, यानी कि 4 नंबर आएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो यहाँ पर एक तरफ मंडल दिए गए हैं, दूसरी तरफ वहाँ उस मंडल में होने वाली घटनाओं को दिया गया है। तो इसमें जैसा कि पहला इसमें दिया गया है क्षोभ मंडल, तो मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका आता है समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत है, ये भी सही है। फिर आता है आपका आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह की ओर जो परावर्तित रेडियो तरंगे हैं वो इसमें आती है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल में इसमें दिया गया है ध्रुव ज्योति, लेकिन फ्रेंड्स जो ध्रुव ज्योति है वो आपकी आयन मंडल के साथ आती है, तो यही हमें इसमें क्या ना ये यानी कि ये करेक्ट नहीं है। तो अभी हमें बताना है कि कौन कौन से सही है। तो हमारे सही हुए 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, इसका मतलब आप अपनी तैयारी को सही तरह से यानी कि नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपका यदि रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में आता है तो उससे फ्रेंड्स आपको भी फायदा है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। आपका एक तरह से टेस्ट हो जाता है और फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन के विषय में आपको पता लग जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, यानी कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पतन का जो युग्म है वो कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, स्वेज तथा काहिरा, काहिरा तथा पोर्ट सईद तथा स्वेज। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो करेक्ट युग्म होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, पोर्ट सईद तथा स्वेज। तो स्वेज नहर के उत्तर में भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और दक्षिण सिरे पर क्या है, स्वेज पतन है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म में सुमेलित है, इसको भी सुमेलित बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सहतूत मलबरी रेशम की। तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में होती है, सहतूत जो मलबरी रेशम है वो कर्नाटक में, लेकिन यहाँ पर इसके सामने क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया है झारखंड, तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है आपका टसर रेशम, टसर रेशम है झारखंड में। अभी देखो टसर रेशम के सामने दिया कर्नाटक, जो कि करेक्ट नहीं है, ये किसमें था, झारखंड में। ईरी रेशम की यदि मैं बात करूं तो ये है असम में, ईरी रेशम असम में, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी मैं यदि बात करूं नेक्स्ट आपकी मूंगा रेशम की, तो मूंगा रेशम होती है ये भी असम में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है उसकी जो स्थापना वर्ष है वो है आपका 1984 का वर्ष है। और फ्रेंड्स इसमें सोसाइटी का पंजीकरण अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ था और 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ आपका 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात यानी कि NPK है, क्या है इसका अनुपात। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फलीदार है दलहनी फसलें हैं, संतुलित जो उर्वरक है उनका जो NPK अनुपात होता है वो होता है आपका 1:2:3, 1:2:3, जो कि जो विकल्प में क्या दिया है, ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में, लेकिन यहाँ पर दिया है 1:2:2, ये है फ्रेंड्स 1:2:3। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ये ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है। तो मटर की जो पत्ती विहीन जाति है वो कौन सी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अपर्णा, तो अपर्णा जो मटर की क्या है, पत्ती विहीन प्रजाति है, पत्ती विहीन प्रजाति है, वो है आपकी अपर्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
तो जो रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित हमें कथन बताना है, तो इसमें सबसे पहले नंबर का जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि रेडियोधर्मी ये जो इफेक्ट डालता है वो पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। दूसरा दिया है यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा दिया है यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा कर देता है और यह कैंसर पैदा करता है। तो इसमें हमें बताना है राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा इसका, जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। और फिर लास्ट में ये कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो हमारे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैव उपचारण बायो रेमिडेशन से क्या तात्पर्य है? तो जैव उपचारण की बात कही गई है, यानी कि बायो रेमिडेशन की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है, अक्सर ये होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है कि पर्यावरण से जो विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके निष्कासन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैव उपचारण, यानी कि बायो रेमिडिएशन कहते हैं। और इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो केमिकल साइकिल होता है, यानी कि बायोकेमिकल जो साइकिल है, उसके माध्यम से ये कार्य करता है। और जैव उपचार का जो प्रयोग है वो सतही जल, भूमिगत जल और मृदा आदि को भी साफ करने में होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले यानी कि टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन इसका सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसका जो संबंध है वो सिक्किम से सही है? तो किसका संबंध सिक्किम से सही है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसे किसका स्वर्ग माना जाता है? वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग मानते हैं। और फिर नेक्स्ट दिया गया है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1975 में संविधान का संशोधन हुआ था, 36वां संशोधन। कौन सा हुआ था फ्रेंड्स? 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था। और फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं इसके बाकी ऑप्शंस की कि वनस्पति शास्त्रियों का इसे स्वर्ग माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और जैव विविधता से ये परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ के जो मुख्य निवासी हैं उनको बोला जाता है लेप्चा, भूटिया या फिर नेपाली लोग। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि 10% का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि इसी में क्वेश्चन को ऐड करके बोल दिया जाए कि किसके द्वारा दिया गया था 10% का नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना चाहूँगा कि लिंडमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 10% यानी कि 10% का लॉ दिया गया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादक का, यानी कि उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का लगभग 10% भाग अपने में संचित करता है। और बाकी जो भाग होता है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब कोई मांसाहारी जंतु किसी शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा ही संचित करता है। तो इस प्रकार खाद्य कड़ी के जो प्रत्येक स्तर है, जिसमें प्रथम आता है, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी आती है, तो उसमें उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को ही अपने शरीर में रूपांतरित करता है। तो यहाँ इतनी जानकारी, डिटेल जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो किस में किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदत्त किया गया था। तो कब किया गया था? 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वे आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले नंबर दिया गया है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें नेक्स्ट है, इसमें आपका उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। लास्ट दिया गया है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है कि फ्रेंड्स जो निर्वाचन होता है वो फ्रेंड्स आपका यानी कि प्रत्यक्ष रूप से न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी कि संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों कथन है वो सभी सही है, लेकिन जो ऑप्शन 4 है ये करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे जो कूट है उनका प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरे साइड में दिए गए हैं उसके विषय। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें यानी कि जो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे पहला है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का जो संबंध है वो किससे है? तो अनुच्छेद 124 का संबंध है आपके संघीय न्यायपालिका से, यानी कि पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। दूसरा है बी का आएगा फ्रेंड्स आपका जो अनुच्छेद 5 है वो नागरिकता से संबंधित है। जो आपका अनुच्छेद है 352 वो आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए था आपातकालीन, यानी कि आपात की उद्घोषणा इसमें आना चाहिए था, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है 345। तो 345 का जो संबंध है वो विधायी शक्तियों का वितरण से है, यानी कि ये सभी आपस में मैच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, और ए में क्या दिया है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है, कोयले केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स अनुसूची जो दी गई है 7वीं 8वीं 9वीं या 10वीं। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोयले केस में जो संविधान की जो सूची है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आई.आर. कोहले, जो इनका नाम है पूरा आई.आर. कोहले, बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, और जिसके अकॉर्डिंग जो 9वीं अनुसूची है उसमें उल्लेखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और इसमें जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था कि अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 9वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके चापचाई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो किसके चापचाई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा। तो वसा के चापचाई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीडाइजेशन से क्या होता है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि मुक्त होती है। और यदि मैं एक वयस्क व्यक्ति की बात करूं तो 20 से 30% की ऊर्जा यानी कि उसे वसा से प्राप्त होती है। और 1 ग्राम ग्लूकोज की यदि मैं बात करूं यानी कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इतनी जो आंकड़ा है हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, जनरलाइज क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा कि सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन में। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर यदि परसेंटेज की बात करूँ तो सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन यानी कि 40% प्रोटीन होती है, और 20 से 30% वसा एवं 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है?
तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आता है आपका जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है। तो पेप्सिन में क्या होता है कि ये प्रोटीन का क्या करता है, पेट के अंदर यानी कि स्टोमक के अंदर इसका क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। और अमाशय में जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में क्या कर देता है, बांट देता है। और इन्हीं उनके घटकों को ही हम एमिनो अम्ल में यानी कि विघटित होना बोलते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कि दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम होता है वो होता है रेनिन एंजाइम। क्या बोला जाता है, रेनिन एंजाइम, जो कि दूध की जो घुलनशील प्रोटीन है जो कि कैसीन को या फिर ठोस जो आपके घुलनशील कैल्शियम पेरोक्सीनेट में परिवर्तित कर देता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये कौन सा एंजाइम है। तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सर्जन करना संबंधित है किससे। बनाने से, हटाने से, नष्ट करने से या फिर निर्माण करने से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नष्ट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 घड़ियों जिसमें 3, 4, 5, 6, 7 सेकंड के अंतराल से बजती है किसी समय में एक साथ बजने के लिए कितनी देर बाद ये एक साथ साथ बजेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 का हमें क्या करना है, एलसीएम। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाई है। तो आप यूट्यूब में एलसीएम बाई गोपाल स्टडी पॉइंट लिखेंगे तो फ्रेंड्स आपको सूटेबल वीडियो वहीं पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को देख लीजिए और इसकी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई है वो आपको समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हमारा कितना आएगा, वो आएगा आपका 420। कितना आएगा फ्रेंड्स, 420 आएगा। और 420 के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि एलसीएम 420 आया। तो अभी हमें बताना है कि कितने मिनट बाद बजेगी, यानी कि 40 जो 420 है ये सेकंड आया है। तो सेकंडों को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ 0 से 0 कटेगी, इससे कटेगा 7 टाइम। तो 7 मिनट के टाइम के बाद में वे एक साथ फिर से बजेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30। सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और यदि राज की परछाई बाईं ओर बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर हमें अजय की दिशा बतानी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देखेंगे कि जो टाइम दिया गया है वो सूर्योदय का टाइम दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है कि वे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्योदय यानी कि पूर्व दिशा से होता है और राज की जो परछाई है उसके बाईं तरफ बनती है, यानी कि राज उत्तर दिशा में जा रहा है। राज किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। और यदि राज उत्तर दिशा में जा रहा है तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए अजय किस में जाएगा, दक्षिण में जाएगा। अजय किस में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा, क्योंकि राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा, आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो हमारे से किसकी पूछी गई है, अजय की पूछी गई है। तो अजय जाएगा दक्षिण में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी के ऊपर डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए आए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।